नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का 9वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाहों के देवता का 9वां भाग। तीसरा भाग। चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ गलत सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, और बिनती हंस पड़ी। उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगूछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके न रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने इन्हें कल छू लिया तो आप आज उदास थे, अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूं। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का कोई खत नहीं आया? बिनती झेंप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे। हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक भी दिन बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है। आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। युगों का आधा पढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है, और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदागादी कर रही हैं। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस आप 2-3 महीने में बाबदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें अच्छा नहीं लगता चंदर। सुधा बिगड़कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़ी ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखे तो। चंदर ने किताब खींच ली। टाजिग की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ऐ चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा। कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा।
बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंद्र कपूर। हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिख कर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा पूरी हो गई और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर तुम आ जाओगे। सुधा ने पोथा कोच कर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखो इसे। तुमसे छोटी है कि नहीं? पापा हंसकर बोले। अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है? जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकालकर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खा लो। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली 10 रुपए पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस 1 गिनती का स्वेटर, 1 हमारा साल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा, तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम न करें? अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगे, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दे, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाते हैं, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी और चंदर झेंप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं, जब मिलती हैं तब, ऐसा सुधा बोली। और कविता भी करती है यह, तुम एक बार कह रही थी ना, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह न जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस
अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं, साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिंती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब समझ नहीं पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा और फिर खुद ही हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जल जात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करे कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में 1 करोड़ रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठ करके टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं है। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है, और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काटकर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा था तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे बिंती हमारी है या सुधा की है? बिंती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तस्तरियाँ धोकर रख दें, और तस्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिंती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिंती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो हाँ, ऐसे ही। बिंती ने फिर झेपकर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिंती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर साँझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसे 2 छोटे छोटे गड्ढों। और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा बिंती की आंख देखो, इस वक्त अभी आई। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप? बिंती बोली, हाँ, बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताए क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना, अब अपनी ससुराल में बोलना
टुइयाँ ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंद्र ने फिर छेड़ा। छी, राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहे मानिएगा, बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंद्र ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली, नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुला से परहेज। हाँ यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है, और मैं किसी तरह निकल जाना चाहती हूँ। कुछ तो चैन मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप न कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, बिनती क्यों रो रही हो? रानी बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राजदुलारी अब रोना मत हैं। अच्छा हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ मुंह धोआओ। बिनती चली गई। चंद्र लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद करें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली। उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह व्याह नहीं करूँगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगेगी, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मार कर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर, पगली कहीं की, आंसुओं का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि नहीं चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिनती को घूमना बहुत कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा के सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा?
वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दे दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं, और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहाँपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके। अच्छा, जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिनती बोली। दीदी तो गई है गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहीं की, उसे क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए देखो ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है? उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके आंख डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा दीदी, कैसी लगेंगी ना घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल दी आदत ससुराल में रहने की, चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में न फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती ने कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी थी, तभी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा। फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे, बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा, और उसके गालों में फूले के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे? सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो, ऐसा चंदर ने बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरफ फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। हिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली, और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थी मल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली,
लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी, यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली, तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब खाता हूँ। चंदर ने कहा, लगा कर देखें। और उठकर सुधा चल दी। बिनती 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तनकर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चुका। और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रतनारी लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज, अभी खो जाए तो डाढ़ भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो गेसु भी आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। तो दोस्तों, आज के धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का 9वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।